हेलो हेलो सर। ओ हाँ, सॉरी सॉरी। लेक्चर स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर, लेक्चर स्टार्ट हो गया। पर मुझे ये बताइए, सुबह सुबह ऐसा फॉल इन लव पोज देकर क्यों बैठे थे? क्या बोला तुमने? फॉल इन लव? वाह भाई, कोई आदमी कुछ सोच रहा है तो फॉल इन लव हो गया है। कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा उसे तो पता ही नहीं होगा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, वीएस कोड क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, डेटा टाइप कितना तरह के होते हैं, डेटा टाइप का क्या काम होता है, इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बुलियन क्या है, नन क्या है, फ्लोटिंग क्या है। वही सोच रहा था। तो इस लेक्चर को वो समझ नहीं पाएगा। पर सर, हमने तो सुना था कि आप किसी भी लेक्चर को समझा सकते हो। अरे समझा तो मैं दूंगा, पर बेटा मैं कैसे डबल बताऊंगा कि आप इंस्टॉल करिए जाके वीएस कोड को, पाइथन को इंस्टॉल करिए, वीएस कोड को रन करिए। सब कुछ मैंने बताया था ना। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर का सिलेबस सही है। सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, क्रोम पे जाके इंस्टॉल किया था पाइथन। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि पाइथन को लिखने के लिए बेहद ज़रूरी है, उसको भी हमने इंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर को। जैसे यहाँ पर कई तरह के सॉफ्टवेयर है, जो पाइथन नोटबुक, पी चार्म, वी एस कोड, और एक और मैंने आपको बताया था। तो हमने वी एस कोड को इंस्टॉल किया था। फिर हमने एडवांटेज देखे थे, बहुत सारे एडवांटेज है आईडीई के। जैसे हम रन कर सकते हैं हमारे कोड को, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एरर को हटा सकते हैं, मतलब कि डीबग कर सकते हैं। यहाँ पर कोड्स हाईलाइट भी हो जाते हैं, जो भी कोड हम लिखेंगे वो हाईलाइट्स भी हो जाते हैं, ताकि कोड की रीडेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद हमने पाइथन वेरिएबल देखे थे, अलग अलग तरह से वेरिएबल हमने देखे थे। पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, बॉडी वेट, और हमने देखा था कि वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं और वेरिएबल्स में डेटा स्टोर हो जाता है। फिर डेटा टाइप हमने देखा था, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, एक और होता है नन। फिर टाइप कास्टिंग हमने देखा था, मतलब कि वैल्यू को चेंज करना, जैसे इंटीजर है तो उसको फ्लोट करना, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि अरिथमेटिक, मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर निकालना, रिमाइंडर निकालना। फिर कंपैरिजन, लॉजिकल, सब कुछ हमने देखा था। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस देखे थे। उसके बाद बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन थे, जिसमें हमने देखा था कि लेंथ क्या है बताओ, है ना। हमने बोला था कि लेंथ बताओ। हमने बोला था कि स्ट्रिंग को हमें एक ही लाइन में जोड़ना है। हमने रेंज निकाली थी। हमने लेवल चेक किया था। हमने वर्ड्स को ही उल्टा कर दिया था। फिर हमने मैनिपुलेशन टेक्निक भी देखी थी, जिसमें हमने अपर केस लगा के, लोअर केस लगा के, और आई लव पाइथन को, पाइथन वर्ड को रिप्लेस किया था यू से, और फिर मैंने आउटपुट लिया था आई लव यू, है ना, ऑब्वियसली आई लव यू। एंड फिर हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जहां पर हमने देखा था स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वो होती है जो पाइथन के साथ इंस्टॉल होती है। फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हमने देखी थी, जो हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक। फिर उनको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल पीआईपी कमांड देकर हमने करा था। और आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्या तैयार है? अरे सर बिल्कुल तैयार है। अगर आप तैयार है तो मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ, वीएस कोड को फुल स्क्रीन पे करता हूँ, और वापस हमारी न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, जो कि होगी टेक्स्ट फाइल। फिर इसको सबसे पहले मैं सेव करूंगा, कंट्रोल एस, विंडो एस। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का कीबोर्ड आपके पास है। इसे मैं सेव करने वाला हूँ। अब मैं सेव कर लेता हूँ, यूनिट 2 वन शॉट बाय एस जी सर। और कोई भी हम पाइथन में फाइल सेव करते हैं तो एक्सटेंशन क्या लगाते हैं? डॉट पी वाई। और ये हमारी पाइथन की फाइल सेव हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक, और वी कैन से चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को कहानी से समझते हैं। मैं बाइक से घूम रहा था, कहाँ पर? ऋषिकेश में। चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ, हरियाली ही हरियाली, नेचुरल हरियाली, है ना, नेचुरल। उसके बाद पहाड़ी पहाड़ देख रहा था। एकदम ठंड का मौसम था, बारिश का मौसम था। फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे। अचानक मेरी नज़र पड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे, और वहां पर हो रही थी रेड लाइट। और जैसे ही रेड लाइट होगी, मुझे अपनी बाइक के ब्रेक लगाने होंगे, क्योंकि रेड लाइट का मतलब है रुकना। तो मैं रुक गया। फिर थोड़ी देर वेट किया। फिर जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, तो मैंने बाइक की रेस वापस देना शुरू करी, बाइक स्टार्ट करी और बाइक को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हुआ क्या? मैंने कंडीशन देखी कि यार रेड लाइट है, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे रुकना चाहिए।
फिर मैंने कंडीशन देखी कि यार ग्रीन लाइट है, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो कंडीशन के बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। एक और एग्जांपल सुनो, अगर मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उस कंडीशन में मुझे 18+ होना पड़ेगा। पता है ना आपको कि अगर मैं 18+ हूँ तभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो ये एक कंडीशन है। और अगर मैं 18+ हूँ तो कंडीशन के बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे अब ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंडीशन के बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया गया है। कहां पर डिसीजन लेना है? इन पाइथन प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ? पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन है उसको देखते हुए हमें डिसीजन लेना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन उस टाइम है उसी बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। क्लियर हुआ? अब कंडीशनल स्टेटमेंट चार तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ। क्या है? इफ। दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स। क्या है? इफ एल्स। तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स, या फिर आप बोल सकते हैं इफ एलिफ एल्स। सर ये सब क्या बता रहे हो? इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, ये सब क्या है? ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट है। अभी एग्जांपल दूंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ याद रखो, सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ, फिर इफ एल्स, फिर इफ एलिफ एल्स, और फोर्थ कंडीशनल स्टेटमेंट है नेस्टेड। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि रेड सिग्नल देख के आप रुक गए थे। अरे वो तो कहानी थी भाई। आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि कंडीशन देखकर मैंने डिसीजन लिया, और उसी को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को देखकर डिसीजन लेना है पाइथन प्रोग्रामिंग में। और वो कौन लेते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट चार तरह के होते हैं, इफ, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, और चौथा है नेस्टेड। तो चलिए वन बाय वन हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ पर यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए इफ है, तो इफ कहाँ पर यूज होगा, इफ एल्स कहाँ पर यूज होगा, इफ एलिफ एल्स कहाँ पर यूज होगा, और नेस्टेड कहाँ पर यूज होगा। वन बाय वन सभी के एग्जाम्पल देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ पर यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक बंदा मेरे पास आता है और बोलता है कि सर आपके पास 1000 टेबलेट रखी हुई है। मैंने कहा सच में मेरे पास 1000 टेबलेट है? वो बोलता है कि सर आपके पास 1000 टेबलेट है। मैंने कहा यार विश्वास नहीं हो रहा मेरे को। इफ, फिर मैं क्या लगाऊंगा? इफ, अगर, इफ सच में मेरी टेबलेट इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है पाइथन लैंग्वेज में। अगर मेरी टेबलेट सच में 1000 है, ये स्टेटमेंट खत्म करके मुझे लगाना है कोलन। क्या लगाना है? कोलन। शिफ्ट दबा के मैंने लगा दिया कोलन। मैंने बोला इफ मेरी टेबलेट इक्वल टू सच में 1000 है, और मैंने लगा दिया कोलन। और कोलन लगाने के बाद मैंने दबाया एंटर। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे आप देख सकते हैं एक स्पेस आगे छुटा हुआ है, इसे कहते हैं टैब स्पेस। ठीक है? अगर आपने कोलन नहीं लगाया और सीधा आपने एंटर दबाया तो आप देख सकते हैं स्पेस नहीं छूटा और ऊपर भी एरर आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? कोलन लगाना है। और जैसे ही आप कोलन लगाएंगे और एंटर दबाएंगे तो अपने आप एक स्पेस आपके लिए छूट जाएगा, एक पूरा प्रॉपर स्पेस होता है। ठीक है? तो इफ टेबलेट इक्वल टू 1000 है, मैंने लगाया कोलन। अगर ऐसा सच में है तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो कि यस ऐसा है। सीधी सी बात। मेरे पास एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर आपके पास तो 1000 टेबलेट है। मैंने कहा नहीं यार, स्टॉक तो कम होना चाहिए, 1000 तो नहीं होगी। फिर मैंने चेक किया कि इफ मेरी टेबलेट इक्वल टू 1000 है, फिर मैंने लगाया कोलन, फिर मैंने दबाया एंटर। एंटर दबाते ही मेरे पास एक टैब स्पेस की जगह छूट गई। उसके बाद अगर मेरे पास ऐसा सच में है तो मैंने बोला प्रिंट कर दो यस। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा
और प्रिंट करने पे यस आया, जैसा कि आप देख सकते हैं यस ही आया, क्योंकि मेरे पास वाकई में 1000 टेबलेट है और मैंने वही पूछा था। ठीक है, पर मैंने पूछा कि क्या मेरे पास 1000 से ज्यादा टेबलेट है। अगर मैंने ऐसा पूछा कि क्या मेरे पास 1000 से ज्यादा टेबलेट है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे पास टेबलेट कितनी है 1000। और मैंने पूछा कि अगर मेरे पास 1000 से ज्यादा टेबलेट है तो फिर प्रिंट कर दो यस। तो क्या प्रिंट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 1000 से ज्यादा टेबलेट ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं पर भी यस प्रिंट होके नहीं आया। सीधी सी बात है। तो इफ कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को आके बोला, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इसको हटाता हूँ। किसी ने मेरे को आके बोला कि सर मेडिसिन अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि हाँ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैंने बोला यार होनी तो नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है, इफ, मैंने लगाया इफ, मैंने लिखा मेडिसिन अंडरस्कोर अवेलेबल। इफ मेडिसिन अवेलेबल, और उसके बाद क्या लगाना है? कोलन लगाना है। और कोलन लगाने के बाद क्या करना है? एंटर की दबानी है। फिर अगर सच में ऐसा है तो मैंने बोला कि प्रिंट कर दो, पैरेंथेसिस डबल कोट्स, प्रिंट कर दो डीओबी। अगर ऐसा सच में है तो डीओबी प्रिंट करके दिखाओ। तो आपको पता है कि मेडिसिन अवेलेबल ट्रू है। ट्रू है मतलब कि मेडिसिन अवेलेबल है। तो मैंने लिखा इफ मेडिसिन अवेलेबल देन प्रिंट डीओबी। तो यहां पर डीओबी प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होता है। क्लियर? क्लियर। दूसरा है आपका इफ एल्स। क्या है? इफ एल्स। तो हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड है आपका इफ एल्स। ठीक है, अब जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास टेबलेट है 1000। एक बच्चे ने आके बोला कि सर आपके पास तो 1000 टेबलेट है। मैंने कहा नहीं यार, 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा चलो चेक करते हैं। इफ मेरी टेबलेट अगर 1000 से ज्यादा हुई, 1000 से ज्यादा हुई, फिर क्या लगाना है? कोलन लगाना है। कोलन लगा के क्या करना है? एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद क्या? प्रिंट करवा दो कुछ भी, पैरेंथेसिस डबल कोट्स। अगर ऐसा सच में है तो डीओबी टाइप कर दो। एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चे ने बोला कि सर आपके पास 1000 टेबलेट है। मैंने बोला नहीं यार, मेरे पास तो ज्यादा टेबलेट होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा इफ मेरी टेबलेट अगर 1000 से ज्यादा है, फिर मैंने कोलन लगाया, एंटर दबाया, एंटर दबाते ही नीचे स्पेस आया, तो प्रिंट कर दो डीओबी, अगर ऐसा सच में है तो। और अगर ऐसा नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एल्स वाला है। अब इफ के साथ क्या है? एल्स। तो इफ वाला तो समझा दिया, और सेकंड क्या है? एल्स। अगर ऐसा नहीं है, एल्स, और उसके बाद आपको लगाना है कोलन। क्या लगाना है? कोलन। ठीक है, तो फिर आप प्रिंट कर दो नहीं है। कुछ भी लिखवा दो, आपका जो मैंने लिख दिया नहीं है। ठीक है, वापस कंडीशन बता देता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि सर आपके पास तो 1000 टेबलेट है। पर मुझे लगा नहीं यार, मेरे पास तो 1000 से ज्यादा टेबलेट होनी चाहिए। तो मैंने लिखा इफ टेबलेट मोर देन 1000, फिर लगाया कोलन, फिर दबाया एंटर, फिर छूटा स्पेस, फिर मैंने लिखा प्रिंट डीओबी। अगर मेरे पास 1000 से ज्यादा टेबलेट होगी तो डीओबी को प्रिंट कर दो। पर फिर मैंने क्या लगाया? सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया जिसका नाम है एल्स। और एल्स लिखने के बाद मैंने कोलन लगाया, उसके बाद एंटर दबाया, फिर नीचे जगह आई, फिर मैंने प्रिंट लिखवाया कि अगर ऐसा नहीं है तो साफ साफ लिख दो नहीं है। तो आपको भी पता है कि मेरी टेबलेट 1000 ही है, तो इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। और इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड जो एल्स वाली कंडीशन है वो ट्रू है, तो नहीं है लिखा हुआ आएगा। ये देखो नहीं है, सीधी साफ बात नहीं है। एक और एग्जांपल से समझ लो। मान लो कोई बच्चा मेरे पास आता है, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इफ एल्स की कंडीशन ही बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास ड्रग है 500 mg। कितना है? 500 mg। पर मुझे लगा नहीं यार, मेरा ड्रग तो 600 mg होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ मेरा ड्रग 600 mg के बराबर हुआ, इफ ड्रग इक्वल टू 600, फिर क्या लगाना है? कोलन, फिर क्या दबाना है? एंटर, फिर क्या लिखना है? प्रिंट। अगर ऐसा है तो प्रिंट करो यस ऐसा है। अगर मेरा ड्रग 600 mg है तो प्रिंट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर, एक सेकेंड, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लिखो एल्स। एल्स, एल्स के बाद आपको लगाना है कोलन, और उसके बाद आपको दबाना है एंटर। तो अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट करो
क्या प्रिंट करवाएं बताओ? डीओबी प्रिंट करवा दें, डीओबी। ठीक है, तो मेरे पास ड्रग थी 500, पर मुझे लगा कि नहीं यार मेरे पास तो 600 mg होगी, तो मैंने लिखा इफ मेरी ड्रग अगर 600 mg है तो प्रिंट कर दो यस, और अगर नहीं है तो फिर आप प्रिंट कर दो डीओबी। तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आएगा, डीओबी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ड्रग कितनी है 500, और मैं पूछ रहा हूँ कि 600 है क्या, तो यस तो होने नहीं वाला, तो एल्स में नो ही आंसर जाएगा, मतलब कि डीओबी ही आंसर जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई आपकी इफ एल्स की। ठीक है सर, इफ क्लियर हो गया, इफ एल्स क्लियर हो गया। अब थर्ड कंडीशन है आपकी इफ एलिफ एल्स। सर ये इफ और एल्स तो समझ में आता है, ये एलिफ क्या है? तो देखो एलिफ कुछ भी नहीं है, अगर मैं एलिफ को बताऊं आपको एलिफ का मतलब क्या हो गया, ई एल जो है ना, यहाँ पर एलिफ में जो ई एल है ना, उसका मतलब एल्स ही है, और आई एफ का मतलब तो आई एफ ही हो गया, तो एल्स इफ को शॉर्ट में लिख दिया एलिफ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास है टैबलेट 100, कितनी है 100, मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास टैबलेट कितनी है, तो मेरे को लगता है कि यार 150 तो होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ अगर मेरी टैबलेट इक्वल टू 150 है, अगर मेरी टैबलेट इक्वल टू 150 है, तो यहां पर मैंने दबाया कॉलन, कॉलन दबा के मैंने दबाया एंटर, जैसे मैंने एंटर दबाया एक टैब स्पेस जगह छूटी। अगर ऐसा सच में है तो प्रिंट कर दो यस, यस प्रिंट कर दो। ठीक है, ये इफ की कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी? इफ की। हम क्या पढ़ रहे हैं? इफ एलिफ एल्स, तो हमने इफ की कंडीशन देख ली। ठीक, अब इफ की कंडीशन की बात क्या है? एलिफ की कंडीशन। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, अभी मैंने आपको बताया ना एलिफ का मतलब एल्स इफ ही होता है, तो यहां पर मैंने लिखा एलिफ। एलिफ लिखने के बाद मैंने बोला कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हो सकता है कि मेरी टेबलेट 90 हो। मैं लिख देता हूं कि मेरी टेबलेट इक्वल टू 90 हो, क्या ये कंडीशन हो सकती है? ठीक है, फिर मैंने वापस लगाया कोलन, मैंने दबाया एंटर, और एंटर दबाने के बाद कि अगर सेकंड कंडीशन मेरी ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो हाँ जी। क्या प्रिंट करोगे? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चा मेरे पास आता है, उसने बोला कि सर आपके पास 100 टेबलेट है, पर मुझे क्रॉस चेक करना था कि कहीं मेरे पास 150 तो नहीं, तो मैंने इफ टेबलेट इक्वल टू 150 कोलन लगा दिया, कोलन लगाने के बाद स्पेस दिया, टेब स्पेस छूटा, प्रिंट करवा दिया यस। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार एक और चांस लेके देखते हैं, एलिफ का मतलब एल्स इफ, ये भी हो सकता है कि टेबलेट जो है मेरी 90 हो। फिर मैंने कोलन लगा के हाँ जी लिख दिया, और अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं हुई, इफ वाली एलिफ वाली दोनों ही कंडीशन नहीं हुई, तो लास्ट कंडीशन तो क्या है? एल्स। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप एल्स लिखोगे, एल्स के जस्ट आगे ही कोलन लग जाता है। एल्स में कुछ नहीं करना, एल्स के जस्ट आगे ही कोलन लगा दो, एंटर दबा दो और प्रिंट करवा दो कि अगर ऐसी दोनों ही कंडीशन नहीं है तो आप साफ नो कर दो मुझे कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बताइए, पहली कंडीशन में क्या है कि टेबलेट 150 है, बिल्कुल गलत। दूसरी कंडीशन में क्या है कि टेबलेट 90 है, बिल्कुल गलत। तीसरी कंडीशन नो, तो आंसर आएगा आपका नो, क्योंकि नो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों कंडीशन ऊपर की फॉल्स है, इसलिए एल्स में आंसर आ गया नो। क्या ये बात क्लियर हो गई? कि आपसे कोई इफ पूछेगा तो क्लियर है ना, उसके बाद इफ के बाद एल्स पूछेगा तो क्लियर है, और अगर एलिफ पूछेगा तो क्लियर है। ठीक है, तो दैट इज इफ एलिफ एल्स, ये तीनों एक साथ आ गए। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑफ 4 टाइप: इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, एंड लास्ट है आपका नेस्टेड। तो चलिए नेस्टेड देखते हैं। अब क्या देखेंगे? नेस्टेड देखेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि अब हम नेस्टेड देखने वाले हैं। ठीक है, अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, उसका बॉडी टेम्परेचर 37 है, कितना है? 37। ठीक, और उसका ब्लड प्रेशर है मान लीजिए 120/80, ये उसका ब्लड प्रेशर है। ठीक है सर, तो मुझे क्रॉस चेक करना है कि क्या पेशेंट का टेम्परेचर वाकई में 37 है, क्या पेशेंट का ब्लड प्रेशर वाकई में 120/80 है। तो वही इफ वाली कंडीशन। नेस्टेड का सीधा सा मतलब है कि एक ही प्रोग्राम में बार बार इफ लगाना, बार बार इफ लगाना। तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ
अगर पेशेंट का टेम्परेचर इक्वल टू 37 है, अगर बिल्कुल सही बात है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोलन, फिर दबाऊंगा एंटर। अगर ये सही है तो प्रिंट करवा दो कि हाँ जी आप सही हो। क्या करवा दो? हाँ जी प्रिंट करवा दो। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन पे चलते हैं कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो वापस लिखते हैं इफ, और इस बार लगाते हैं बीपी। अगर बीपी 120/80 है तो लगाओ कोलन, दबाओ एंटर। अगर सच में ऐसा है तो प्रिंट करवाओ। क्या प्रिंट करवाओगे इस बार? इफ बीपी, अगर हमारा ब्लड प्रेशर सच में 120/80 है तो प्रिंट करवा दो। एक सेकंड रुको, एरर क्यों आ रहा है? बीपी की जगह कोई और यूज कर लेते हैं, 120 ले लेते हैं। अगर हमारा बीपी सच में 120 है तो इफ बीपी अगर हमारा इक्वल टू 120, मैं समझ गया एरर क्यों आ रहा था। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर प्रिंट करवाओ। क्या प्रिंट करवाओगे? कि हाँ या फिर यस करवा लो इसमें कि यस। अब बताऊं एरर क्यों आ रहा था? हमने यहाँ पे लिखा था 120/80, है ना, और यहाँ पर हमने लिखा है बीपी इज इक्वल टू, अब सही होगा कि 120/80 और फिर आएगा कोलन, ऐसा। अब बिल्कुल सही है। देखो उस टाइम हमने दो बार इक्वल टू नहीं लगाए थे, जबकि आपको पता है कि दो बार इक्वल टू लगाना तो जरूरी है पाइथन में, है ना। तो मैंने पूछा कि पेशेंट का टेम्परेचर 37 है और ब्लड प्रेशर 120/80 है, क्या ये सही है? तो इफ पेशेंट इक्वल्स टू 37 कोलन एंटर। फिर उसके बाद मैंने लिखा इफ बीपी इक्वल्स टू 120/80 कोलन, फिर एंटर, और दोनों को प्रिंट करवाने का बोल दिया। तो दोनों ही प्रिंट होके आएंगे, हाँ जी भी प्रिंट होगा और यस भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। अगर अगर पहला गलत होता, मान लीजिए मैंने पहले में लिख दिया होता कि पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है मेरे को लग रहा है कि वो 38 है, अगर मैंने पहला स्टेटमेंट ही गलत लिख दिया होता तो आप देखो क्या होगा। पहला स्टेटमेंट गलत होगा तो आगे रीड ही नहीं करेगा, प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, रन ही नहीं होगा मामला। तो आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आया। हालांकि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही होने के बावजूद, पर पहला ऑप्शन तो फॉल्स है ना, और कोडिंग वहीं रुक गई, प्रोग्राम फॉल्स होते ही। क्लियर? तो ये है नेस्टेड। तो मैंने आपको बता दिया इफ, मैंने आपको बता दिया इफ एल्स, मैंने आपको बता दिया इफ एलिफ एल्स, और मैंने आपको बता दिया नेस्टेड। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या हो गया? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है लूप। लूप सुना है क्या होता है? हाँ सर, लूप। सर कोई गाना मुझे पसंद आ जाता है, जैसे बीच में आया था तेरे हवाले, वो मुझे इतना पसंद आया कि सर मैं उसे लूप में सुनता रहा। फिर वो कौन सा था, गहरा हुआ, वो भी बहुत प्यारा गाना है, और स्पेशली गहरा हुआ गाने को कश्मीर में जाके सुनो, ओ हो जन्नत, है ना। तो गहरा हुआ गाना है, तो इनको मैंने लूप में सुनना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या करा था, सिंपली सिंपली बता रहा हूँ, मैं स्पॉटिफाई पे गया। ठीक है। वहां पर एक बार मैंने सर्च किया गहरा हुआ, अभी गा के दिखाऊंगा तो आप बहरे हो जाओगे, है ना। तो मैं गहरा हुआ ही तक ठीक है। स्पॉटिफाई पे गया, मैंने सर्च किया गहरा हुआ, मैंने उस सॉन्ग को क्या कर दिया, प्ले कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, प्ले कर दिया। तो मैंने जैसे ही सॉन्ग को प्ले किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने वहां पर लूप ऑप्शन को एनेबल कर दिया। लूप का मतलब कि यही गाना चलता रहे, यही गाना रिपीट हो, यही गाना रिपीट हो। ठीक है, इसे बोलते हैं इटरेशन या आइटरेशन, इटरेशन बोलते हैं, इटरेशन। तो एक ही लूप में होते रहना, घूमते रहना। लूप का एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, सुबह उठकर आपने ब्रश किया, आप नहाए, आपने ब्रेकफास्ट किया, और फिर आप कॉलेज के लिए एकदम तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद आप कॉलेज गए, लेक्चर्स अटेंड करे, उसके बाद लंच हो गया, लंच खाया, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करी, फिर घर आ गए, थके हुए घर आ गए, आकर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिख रहे हो। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखने के बाद आपको लगा कि यार लेक्चर जो अटेंड किए थे उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं, आपने ऊपर ऊपर से वो भी देख लिया। फिर आपने वापस शाम का खाना खाया, घर पे बात करी, और घर पे बात करने के बाद कोई सीरीज देखी या व्हाट्सएप पे चैट करी, मस्त एकदम, है ना, ऐसे यही चलता है। व्हाट्सएप पे चैट करी और सो गए, और उसके बाद अगले दिन फिर उठे, फिर सेम पैटर्न रिपीट,
सेम लूप, ये तो बहुत बड़ा लूप है भाई, ठीक है, ये बहुत बड़ा लूप है, ये बहुत बड़ा एक तरह से ट्रैप है, आप फंस के रह जाते हो उसमें। कॉलेज टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पर आप अपनी स्किल को पहचानते हो, अपने हुनर को डेवलप करते हो। तो मेरी ये बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, इस लूप में कभी मत फंसना। बंक मारो अच्छी बात है, मजे करो अच्छी बात है, पर सब लिमिट में होना चाहिए। इवन हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तक लिमिट में चाहिए यार। अगर आप ओवरडोज कर लेंगे तो दिक्कत ही है हर चीज का, ठीक है। तो चलो बैक टू द टॉपिक, ज्ञान यहाँ पे खत्म होता है। हम स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहे थे गहरा हुआ, और अगर मैं आपको अभी गा के दिखा दूंगा तो आप बोलोगे सर मैं बहरा हुआ, ठीक है। और मेरे को वो गाना इतना पसंद आया कि मैंने उसे लूप में शुरू कर दिया, एक रिपीटेड साइकिल में शुरू कर दिया। तो लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है रिपीट द सेम टास्क अगेन एंड अगेन। रिपीटिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन उसे कहते हैं हम लूप। और यहां पर एक बात और लिख रहा हूं मैं, विदाउट विदाउट रिपीटिंग द सेम कोड। देखो एक बात ध्यान से सुनना, एक अच्छा कोडर, एक अच्छा प्रोग्रामर कभी भी अपने प्रोग्राम में, कभी भी अपने कोड में कोड को रिपीट नहीं करता। कोड रिपीटेशन बहुत गंदी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कभी भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कभी भी आप कोड को लिख रहे हैं, तो कोड को रिपीट नहीं करना है। चाहे आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, पर उसके लिए आप फंक्शन क्रिएट कर लीजिए। क्या क्रिएट कर लीजिए? फंक्शन, अभी बताऊंगा। पर कभी भी कोड को रिपीट मत करो। कोड को रिपीट करना एक गंदे कोडर की, एक गंदे गंदे प्रोग्रामर की पहचान है, ठीक है। इससे रिडंडेंसी आती है, अभी बताऊंगा सब। क्लियर हो गया? तो लूप का मतलब क्या होता है? रिपीट द सेम टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट रिपीटिंग द सेम कोड। क्लियर? चलिए, तो यहां पर दो तरह से आपके लूप होते हैं, एक होता है फोर लूप और एक होता है आपका वाइल लूप। क्या होता है? वाइल लूप। एक होता है फोर लूप, एक होता है वाइल लूप। तो चलिए दोनों लूप को एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अच्छा ये बात तो क्लियर है ना कि लूप का मतलब होता है इटरेशन। जब भी एक लूप कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं इटरेशन। क्या कहते हैं? इटरेशन। तो एक कंप्लीट लूप को आप क्या बोलोगे? इटरेशन बोलोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। किससे स्टार्ट करेंगे? वाइल लूप से। अब वाइल लूप कब तक चलता है? ये लूप तब तक चलेगा जब तक मेरी गिवन कंडीशन ट्रू होगी। आई रिपीट, ये जो वाइल लूप होता है ये तब तक लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक मेरी कंडीशन दी हुई ट्रू है। जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो इटरेशन चलता रहता है, यहाँ पर जो लूप चलता रहता है, वो कब तक चलता रहता है? जब तक मेरी गिवन कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है सर, जब तक मेरी गिवन कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ये लूप रुक जाएगा, ये आइटरेशन रुक जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट है मेरे पास 10। कितनी है? 10 टैबलेट है, ठीक। अब मैंने बोला कि मुझे लूप स्टार्ट करना है, और कब तक स्टार्ट करना है? जब तक, वाइल का मतलब जब तक स्टार्ट करना है, जब तक कि मेरी टैबलेट जो है लेस देन 100 और इक्वल टू 100 नहीं हो जाती, जब तक मुझे लूप चलाना है। जब तक मेरी टेबलेट 100 के बराबर नहीं आ जाती। अभी 10वें नंबर पे, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, हिंदी नहीं आती, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे करते हुए 100 तक जब तक ये पहुंच जाती है तब तक लूप चलाओ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया वाइल टेबलेट इज लेस देन और इक्वल टू 100, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया कोलन, ठीक है। फिर मैंने बोला जब तक ये टेबलेट 100 तक नहीं चली जाती तब तक प्रिंट कराओ। क्या प्रिंट करवाऊं बताओ?
प्रिंट करवाते हैं ड्रग, पहले लगा दिया हमने पेरेंथेसिस, फिर लगा दिया हमने डबल कोट्स, फिर यहाँ पे लिख दिया ड्रग, ड्रग प्रिंट करवाते हैं। पर आप खुद सोचो, ड्रग 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 ऐसे 100 टाइम तक प्रिंट हो जाएगी, है ना। 10 से शुरू होगी, 11 12 13 14 ऐसे 90 और प्रिंट होगी, टोटल 100 हो जाएगी। तो हम गिनने थोड़ी ना बैठेंगे, ड्रग ड्रग ड्रग, फिर कैसे पता करें। ड्रग के बाद हम कोमा लगा के लिख देते हैं हमारा जो वेरिएबल है टेबलेट, वो लिख देते हैं। क्यों सर टेबलेट क्यों लिखा? अरे टेबलेट मैंने इसलिए लिखा था कि काउंटिंग में आसानी रहेगी। अभी टेबलेट 10 है, फिर टेबलेट 11 होगी ना, टेबलेट का नंबर 11 होगा, तो हमें लिखा हुआ आएगा ड्रग 11, ड्रग 12, ड्रग 13, ऐसे। क्लियर? इसलिए लिखा है। अब टेबलेट में +1 करना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगी, तो नेक्स्ट हमने लिख दिया टेबलेट में प्लस, और प्लस इक्वल टू भी लगा सकते हैं, 1 लिख दिया हमने। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास 10 टेबलेट थी, हम चाहते कि लूप स्टार्ट हो, हमने बोला वाइल, जब तक लूप चले जब तक कि लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं आ जाता, फिर कोलन लगाया, एंटर दबाया, और क्या प्रिंट कराना है, ड्रग प्रिंट कराना है। अब ड्रग के साथ नंबरिंग चाहिए इसलिए कोमा में टेबलेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद टेबलेट में +1 तो करना ही पड़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगी। 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर 10 के बाद से ही स्टार्ट हो गई ड्रग 10, ड्रग 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे करते हुए ड्रग 100 तक चली गई। अब मैं इसको लिख देता कि नहीं भाई मुझे तो 1000 तक चाहिए, तो ये 1000 तक भी आ जाती। अब देखना आप आउटपुट 1000 तक भी आ जाएगा, देख सकते हैं आप आउटपुट 1000 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम लूप को स्टार्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती तब तक लूप चलना चाहिए। इसका मतलब होता है वाइल, ठीक है। पर यहां पर एक इनफाइनाइट लूप भी बन सकता है प्रोग्रामर की गलती से। वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि टेबलेट 10 है, और जब तक ये लूप चलाओ जब तक कि टेबलेट 1000 नहीं हो जाती, ठीक। फिर मैंने लिखा क्या प्रिंट करवाना है वो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने लिखा टेबलेट में +1 करो। अगर गलती से मैंने लिख दिया होता कि टेबलेट में -1 करो, अब बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। टेबलेट हमारे पास 10 थी, 10 थी, फिर मैंने अगर गलती से लिख दिया कि -1 करते रहो, -1 करते रहो, तो अगर मैं -1 करता, फिर -1 करता, फिर -1 करता, फिर -1 करता, तो वैल्यू क्या आती, वैल्यू आती 10 - 1 9, 8, 7, 6। एक बात बताओ, हम तो पीछे जा रहे हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, हम तो पीछे जा रहे हैं। क्या कभी हम 1000 तक पहुंच पाएंगे? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, उल्टा चले गए आप तो, नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट चलती रहेगी, क्योंकि हम कभी भी +1000 तक पहुंच ही नहीं सकते। आप देख लो, ये इनफाइनाइट चलेगी। एक सेकंड पहले मैं इसको हटा दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट चलेगी। क्यों चलेगी इनफाइनाइट? क्योंकि यहाँ पर हमने -1 कर दिया, और अगर हमने -1 कर दिया तो ये वैल्यू चलती जाएगी, क्योंकि कभी भी ये वैल्यू +1000 नहीं पहुंचेगी। देखो चलती जा रही है, दिख रहा है आपको? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जाएगी। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब माइनस में पहुंच जाएंगे, 20 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। चलती ही जाएगी, इनफाइनाइट टाइम चलेगी, ये लूप चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने गलती कर दी, यहाँ पर +1 लिखता था, हमने -1 लिख दिया। अब 10 में से -1 होता जा रहा है, -1 होता जा रहा है, और ये लूप चलता जा रहा है। देखो पता नहीं कहाँ तक वैल्यू पहुंच गई। तो आपको फाइनली फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा आउटपुट को, किल करना पड़ेगा टर्मिनल को। तो हमने टर्मिनल को किल कर दिया, मार दिया बेचारे को। कोई बात नहीं, सो सैड। तो ये बात क्लियर हो गई, वाइल कब लगाते हैं, वाइल का क्या यूज है, लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी वैल्यू ट्रू है ना। जैसे हमने बोला कि 1000 तक चाहिए, तो यहाँ पर मैं जैसे ही +1 लगाऊंगा, अब ये 1000 तक चल जाएगा। आप देखना, ये देखो ये 1000 तक चला गया, दिख रहा है। रुकिए मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1000 तक चला गया, ठीक है। ये पूरी काउंटिंग हो गई है, और 1000 पे जाके रुक भी गया ये। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जैसे ही वैल्यू फॉल्स होगी ये रुक जाएगा। तो 1000 तक का ही बोला था, तो 1000 तक ये लूप चलता रहा। तो ये होता है वाइल लूप। अब वाइल लूप में दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती है। इसको हटाते हैं, अब लिखते हैं कि जो हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप में
दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है बच्चों? दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है ब्रेक, ब्रेक कंडीशन, ब्रेक कंडीशन। एक होती है कंटिन्यू कंडीशन। एक होती है ब्रेक कंडीशन, एक होती है कंटिन्यू कंडीशन। आई रिपीट, जो वाइल लूप होता है उसमें दो कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। चलिए दोनों को समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास टेबलेट है 100। कितनी टेबलेट है? 100, है ना? अब मैं चाहता हूं कि मेरा लूप चले, मेरा लूप चले, और कब तक चले? जब तक कि मेरी टेबलेट लेस देन और इक्वल टू 500 नहीं पहुंच जाती, मतलब कि 500 के बराबर या 500 से कम नहीं पहुंच जाती, तब तक मेरा लूप चलते रहना चाहिए। और अगर मैंने वाइल लिखा है आगे, तो पीछे मुझे क्या लगाना है? कोलन लगाना है। और कोलन लगा के मुझे क्या दबाना है? एंटर दबाना है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये कंडीशन चलती रहेगी तब आप प्रिंट करो। क्या करो? प्रिंट करो कि डीओ भी प्रिंट करा लेते हैं, डी ओ बी, और डबल कोट्स लगाना जरूरी है। ये डबल कोट्स भी लगा दिए हमने, डबल कोट्स लगा दिया हमने। तो मैंने बोला कि मेरे पास टेबलेट 100 है और मैं लूप चलाना चाहता हूँ, और जब तक लूप चलाना चाहता हूँ कि जब तक मेरी टेबलेट 500 नहीं पहुंच जाती। और उस लूप में क्या लिखोगे? डीओ भी लिखोगे, और आगे में कोमा लगा के टेबलेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नंबर भी दिखेंगे, 101 से जो वैल्यू चलेगी उसके नंबर भी दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया। ठीक, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, अगर ऐसा हो कि 500 तक नहीं जाना मेरे को, इफ, मेरे दिमाग में आया कि इफ, रुको यार, नीचे जाना है ना? पैरेंथेसिस, डन। अब मेरे दिमाग में आया कि इफ मेरी टेबलेट इक्वल टू अगर 400 तक पहुंच जाती है, मैंने क्या बोला कि मेरी टेबलेट अगर 400 तक पहुंच जाती है तो लगा दो कोलन। ठीक है, वहीं उसे स्टॉप कर देना चाहिए, वहीं उसे हमें ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास 100 टेबलेट थी, मैं चाहता था कि वो टेबलेट 500 तक काउंटिंग जाए और लूप चलता रहे, 101, 102, 103, 104, ऐसे लूप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और उस दौरान डीओ भी प्रिंट हो और टेबलेट का नंबर प्रिंट हो। तो मैंने लिख दिया प्रिंट डबल कोट्स में डीओबी कोमा टेबलेट। ठीक, अब उसके बाद मेरे मन में सवाल आया कि यार 500 तो बहुत हो जाएगा ना यार, एक कंडीशन और लगाते हैं। मैंने लिखा इफ, अगर मेरी टेबलेट 400 तक पहुंच गई ना, तो इस लूप को वहीं ब्रेक कर दो, इस लूप को वहीं ब्रेक कर दो, उसके आगे मुझे लूप नहीं चाहिए। भले मैंने ऊपर 500 लिखा है, पर मैंने नीचे लिख दिया कि इफ मेरी कंडीशन 400 तक पहुंच जाती है तो लूप को वहीं ब्रेक कर दो। और यहां पे फाइनल आपको क्या करना है? ब्रेक लिखने के बाद नीचे आना है और लिखना है टेबलेट +1, तो करना ही पड़ेगा ना, +1 करोगे तभी आगे बढ़ेगी कैलकुलेशन। ये +1 कर दी। वापस बता देता हूँ, टेबलेट 100 थी, मैं चाहता था 500 लूप और डीओबी प्रिंट कराना, डीओबी के साथ टेबलेट का नंबर। फिर मैंने सोचा नहीं यार, टेबलेट 400 पहुंचेगी तभी इसको ब्रेक कर देते हैं, और टेबलेट +1 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि टेबलेट को 101, 102 करना पड़ेगा। तो जैसे आप रन करोगे, इस बार आप देख सकते हैं रन करने के बाद आपकी कैलकुलेशन 400 पे ही रुक गई। क्यों रुक गई 400 पे? क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ले लिया। क्लियर? जबकि मैंने ऊपर 500 लिखा था पर मैंने नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक हो गया, 400 पे रुक गया काउंटिंग। चलिए ठीक है सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड है आपका ब्रेक के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या नाम है? कंटिन्यू स्टेटमेंट, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास टेबलेट है 10 टेबलेट है। कितनी टेबलेट है? 10 टेबलेट है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि लूप चलाऊं, तो मैंने लिख दिया वाइल, जब तक लूप चलाओ जब तक कि टेबलेट की वैल्यू 100 नहीं हो जाती। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टेबलेट इज लेस देन और इक्वल टू 100, जब तक लूप चलाओ। ठीक, यहाँ पे मैंने लगा दिया कोलन, यहाँ पे मैंने दबा दिया एंटर। फिर मेरे मन में आया कि यार 100 तक ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और 100 तक करा ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार एक एक नंबर को स्किप कर दूं, एक नंबर को स्किप कर दूं। जैसे मैंने माना कि इफ मेरी टेबलेट अगर 70 पहुंच जाती है, 70 नंबर पे पहुंच जाती है, इफ लगाया है तो मैंने कोलन लगा दिया। अगर मेरी टेबलेट 70 नंबर पे पहुंच जाती है तो उस टाइम +1 कर देना, उस टाइम +1 कर देना। अभी सब समझाऊंगा। वापस बोल देता हूँ, अभी तक क्या किया। मेरे पास 10 टेबलेट थी,
मैं चाहता था कि मेरा लूप चले कम से कम 100 तक। फिर मैंने सोचा कि लूप चले पर उस लूप में जो 70 नंबर आएगा वो मुझे स्किप करना है और उसको छोड़ के आगे कंटिन्यू करना है। तो मैंने लिख दिया इफ मेरी टेबलेट अगर 70 नंबर पे पहुंची तो फिर मैंने लिखा उस 70 से +1 कर देना, 70 नहीं आना चाहिए, वहां पर आपको कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू करना है, नहीं आना चाहिए 70, तो मैंने लिख दिया कंटिन्यू करना है। ठीक, मैंने बोला कि अगर मेरी टेबलेट 70 नंबर पे पहुंचती है तो वहां से +1 करके कंटिन्यू कर दो। और फाइनली मुझे क्या प्रिंट करवाना है वो मैं लिख देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम प्रिंट करो एज ऑलवेज DOB। ठीक, और नंबरिंग के लिए क्या करूंगा? कोमा टेबलेट लिख दूं, तो कोमा टेबलेट। ठीक, अब यहां पर एज यूजुअल हमें क्या लिखना है? टेबलेट प्लस इक्वल टू 1। सर आपने पहले भी तो लिख दिया टेबलेट प्लस इक्वल टू 1। अरे वो तो स्किप के लिए लिखा ना, कि 70 को स्किप कर दो और वहां से वापस कंटिन्यू कर दो, वो तो उसके लिए लिखा। ये जो नीचे वाला है ये 10 से काउंटिंग शुरू हो रही है उसके लिए लिखा। तो अभी मेरा जो स्टेटमेंट बना है, अभी मेरा जो कोड बना है, उसमें मैंने क्या बोला कि मेरे पास 10 टेबलेट है और मैं चाहता हूं कि लूप स्टार्ट हो और कब तक चले? 100 टेबलेट तक चले। पर फिर मैंने सोचा कि यार 70 नंबर मेरे को लकी नंबर नहीं है, अच्छा नहीं है, हटा देता हूं। तो मैंने बोला इफ टेबलेट इक्वल टू 70 कोलन देन टेबलेट का +1 कर देना और उसे कंटिन्यू कर देना। और हमेशा प्रिंट क्या करना है? जो आपका मनो प्रिंट करा लो, मैंने DOB प्रिंट कराया, कोमा टेबलेट इसलिए लिखा क्योंकि नंबर आ जाएगा, और टेबलेट प्लस इक्वल टू 1। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, आप एक बार ध्यान से देखना कि यहां पर जो 70 लिखा हुआ है ना वो स्किप हो जाएगा। आप स्किप देखना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 70 आया ही नहीं, आप देख सकते हैं 69 के बाद सीधा 71 है क्योंकि हमने 70 को स्किप कर दिया। तो ये होता है कंटिन्यू करना, जो वर्ड है जो नंबर है उसको स्किप कर दो, उसके आगे कंटिन्यू कर दो। और ब्रेक का मतलब क्या है? कि बहुत लूप हो गया, लूप को यहीं ब्रेक कर दो। तो दो स्टेटमेंट है, एक तो लूप को ब्रेक करना, एक लूप को कंटिन्यू करना स्किप करके। क्लियर? तो ये दोनों भी हो गए। तो सबसे पहले हमने देखा वाइल लूप, मतलब कि जब तक लूप चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। और वाइल लूप में भी दो स्टेटमेंट हमने देखे, एक तो देखा ब्रेक, एक देखा कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या है कि स्किप करो और कंटिन्यू करो। ठीक है सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट लूप जिसका नाम है फोर लूप। क्या है? फोर लूप। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फोर लूप। ठीक, अब फॉर लूप बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेडिसिन है मेरे पास, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ मेडिसिन की। क्या बता रहा हूँ? मेडिसिन की लिस्ट बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं किया, ये ना यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया मैंने, पैरेंथेसिस यूज नहीं किया मैंने। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट से इसमें मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास है एस्पिरिन, और डबल कोट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, रुको डबल कोट्स लगा के आते हैं। ये डबल कोट्स एस्पिरिन है। ठीक, फिर मैंने कोमा लगाया, मैंने बोला कि मेरे पास डबल कोट्स में PCM है। फिर मैंने कोमा लगाया, मैंने बोला मेरे पास आइबुप्रोफेन है। ठीक है, फिर मैंने कोमा लगाया, मैंने बोला कि मेरे पास एटिनोल नहीं, और भी कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं, और कौन सी दवाई बताऊं? बहुत सारी है, एंटा एसिड मान लेते हैं, मेरे पास एंटा एसिड है। ठीक है, या फिर मेरे पास एसिडिफायर से, बहुत सारी दवाइयाँ है मेरे पास, तो पूरी भंडार पड़ा है एसिडिफायर से। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास मेडिसिन की लिस्ट है, एस्पिरिन है, PCM है, आइबुप्रोफेन है, एंटासिड है, एसिडिफायर्स है। ठीक, अब अगर मेरे को इनको प्रिंट कराना होगा तो जनरली मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लिखना होगा प्रिंट, फिर लगाने होंगे पैरेंथेसिस, फिर लगाना होगा डबल कोट्स, फिर लिखना होगा एस्पिरिन, तब जाके एस्पिरिन आगे प्रिंट होगा। फिर मेहनत करनी पड़ेगी अगली टेबलेट के लिए, फिर मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, फिर मुझे लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस डबल कोट्स, फिर उसके अंदर PCM, तब जाके प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर एस्पिरिन और PCM प्रिंट होके आ जाएगा, एस्पिरिन और PCM, PCM मतलब पैरासिटामोल, प्रिंट होके आ गया। पर मुझे तो बहुत मेहनत लग गई यार, ऐसे प्रिंट 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 पैरेंथेसिस डबल कोट्स कब तक लगाऊंगा? तो मैंने लूप की मदद ली। किसकी मदद ली? लूप की मदद ली। और कौन से लूप की मदद ली? फोर लूप की मदद ली। किसकी मदद ली? फोर लूप की मदद ली। तो मैंने यहाँ पे लिया फोर लूप की मदद ली। ठीक, अब यहाँ पर हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेम्पररी वेरिएबल। अभी परमानेंट कौन सा है? मेडिसिन है।
तो यहाँ पर हम टेम्परेरी वेरिएबल लिखने वाले हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो लिख दो। जैसे मैंने मान लिया ड्रग नाम लिख दिया, उस टेम्परेरी वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिख दिया, ड्रग लिख दिया। ठीक, तो फोर के आगे हमेशा टेम्परेरी वेरिएबल लिखने में आता है, और वो टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ड्रग लिख दिया। क्लियर। और फिर मैं लिखता हूं कि ये जो ड्रग टेम्परेरी वेरिएबल है, इसके अंदर हमें लिस्ट कहां से डालनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसके अंदर इन इन मतलब इसके अंदर हमें लिस्ट डालनी है मेडिसिन की, जो हमारा पहला वेरिएबल है उसकी। तो ये लाइन लिखना समझ में आ गया, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने लगाया फोर, फोर लगा के मैंने लिखा ड्रग, ड्रग के आगे मैंने लिखा इन, क्योंकि ये जो ड्रग है, ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है, इसके अंदर लिस्ट कहां से डालूंगा, मेडिसिन की उठा के लिस्ट डालूंगा। और फिर लास्ट में लगा दो कोलन। क्लियर। और फिर आप अगर लिखोगे प्रिंट, और अगर आप पैरेंथेसिस लगाओगे और अगर आप लिखोगे ड्रग, तो ड्रग में पता है सारी लिस्ट आ चुकी है। तो बहुत इजी है, हमारे पास मेडिसिन की एक लिस्ट थी, हम चाहते थे कि उस मेडिसिन की लिस्ट को एक साथ हम लिखें, प्रॉपर सारी ड्रग्स आ जाए हमारी वन बाय वन। तो हमने क्या किया, फोर लूप की मदद ली और एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने ड्रग रख दिया। फोर लूप के जस्ट आगे लिखोगे वो टेम्परेरी वेरिएबल होगा, उसके अंदर हमें डालना है मेडिसिन की लिस्ट, तो इन लिख दिया। और मेडिसिन की लिस्ट डालनी है, तो जो वेरिएबल है ऊपर, जो हमारा परमानेंट वेरिएबल है, उसका नाम लिख दिया। तो यहाँ पर ड्रग के अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट करूंगा, एस्पिरिन, पीसीएम, आइबुप्रोफेन, एंटासिड, एसिडिफायर, सारे लाइन से आ गए। तो ये हो गया आपका फोर लूप। क्या क्लियर है, फोर लूप भी? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस। एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सिलेबस पूरा याद करके आया हूँ मैं। हमारी इफ कंडीशन हो गई, इफ एल्स कंडीशन हो गई, इफ एल्स कंडीशन हो गई, उसके बाद लास्ट कंडीशन नेस्टेड भी हो गई, लूप हो गया, लूप में वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, ठीक है डन। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया वाइल लूप में, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट भी बता दिया, फोर लूप्स का भी बता दिया। बिल्कुल अब पाइथन के फंक्शंस ही देखने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि फंक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत बताया था। मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट में लिख रहा हूँ, ये फंक्शन का नाम है। मैंने आपको बोला था ना ये एक तरह का फंक्शन है। और फंक्शन बताऊं, और फंक्शन जैसे कि हमने लेंथ निकाली थी कि टैबलेट की लेंथ क्या है, जो नाम है उसकी लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो LEN, ये भी एक तरह का फंक्शन है। और फंक्शन बताऊं, हमने रेंज निकालनी होती है, तो रेंज भी एक तरह का फंक्शन है। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप निकाले थे कि बुलिन है, नन है, इंटीजर है, फ्लोटिंग है, स्ट्रिंग है। ये जो डेटा टाइप हमने निकाले थे, तो ये जो टाइप वर्ड हमने यूज किया था, ये भी ऑलरेडी एक फंक्शन है। तो ये सारे कैसे हैं, इन बिल्ट फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, इन बिल्ट फंक्शन है। और कुछ फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसे होते हैं, यूजर डिफाइंड। मैं रिपीट कर देता हूँ, हम फंक्शन देख रहे हैं। हमने बोला कि प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट के बाद हमने बोला कि जो लेंथ होती है LEN निकालना, वो भी एक फंक्शन है। उसके बाद हमने बोला रेंज निकालना, वो भी एक फंक्शन है। और हमने बोला टाइप, डेटा टाइप निकालना, वो भी एक फंक्शन है। ये सारे इन बिल्ट फंक्शन है। इन बिल्ट फंक्शन मतलब कि पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हुए हैं, पाइथन के अंदर ही है, पाइथन के खुद के फंक्शन है, इन बिल्ट फंक्शन है। फिर हमने बोला यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, जो फंक्शन हम बनाते हैं, जो फंक्शन हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है जो हम फंक्शन भी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन। फिर क्या देखेंगे, फंक्शन को कैसे बनाते हैं और उसमें प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। क्या आप तैयार हैं? जी सर, हम भी पूरी तरह से तैयार है फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए, फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और यूजर डिफाइन फंक्शन बनाने के लिए। यूजर डिफाइन फंक्शन, अरे सर अभी तो आपने बोला कि पाइथन में कुछ तो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रिंट, लेंथ, रेंज, डेटा टाइप निकालना। और कुछ फंक्शन हम बनाते हैं तो उसे यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। और अगर फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो फंक्शन भी बना के देखेंगे ना। चलो ठीक है, बना लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो यहां पर लिखता हूं, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और वी कैन से इट
इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। क्या यहां तक क्लियर है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, that performs a specific or we can say particular task। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है कि फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास a इक्वल्स टू 10 दे रखा है और b इक्वल्स टू 20 दे रखा है। मुझे इन दोनों का एडिशन करना है। अरे तो सर बहुत इजी है, यहाँ पर लिखो सम। सम एक वेरिएबल हो गया, उसमें लिख दो a प्लस बी। ठीक, अब फाइनली क्या कर लो, प्रिंट कर लो पेरेंथेसिस लगा के सम को। पक्का? हाँ, इतना ही करना है। ये प्रिंट नीचे जाएगा, आजा बेटा। ठीक, तो हमने क्या करा, हमारे पास a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। हमने किया सम इक्वल्स टू a प्लस बी। फाइनली हमने प्रिंट कर लिया सम को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30, यही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 100, b की वैल्यू हमारे पास है 200। a हमें दे रखा है 100, b हमें दे रखा है 200। वापस में क्या करूंगा, सम निकालूंगा। तो सम इक्वल्स टू a प्लस बी मैंने किया। और उसके बाद फाइनली मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे इनका प्रिंट निकालना है। प्रिंट कर दो सम को। तो जैसे ही मैं करूंगा, पहला आंसर वापस आएगा अभी तो, क्योंकि पहले भी हमने लिखा हुआ है। तो पहला आंसर आएगा 30 और दूसरा आएगा 300। तो यहाँ से प्रिंट करते हैं। तो पहला आया 30 और दूसरा आया 300। सर ये क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो? बहुत इजी है। ए अगर इतना है, बी अगर इतना है, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, सीधा प्रिंट कर दो सम। इसमें क्या है, दिक्कत यही है। अगर आप बार बार देखो, एक बार और आप कर रहे हो है ना। इस बार मैंने a इक्वल्स टू 500 लिया, b इक्वल्स टू 400 लिया, फिर इन दोनों का सम करवा दिया a प्लस बी, और फाइनली मैंने प्रिंट करवा दिया सम को। जैसा कि आप देख सकते हैं, a इक्वल्स टू 500, b इक्वल्स टू 400, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, फाइनली प्रिंट सम। तो वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले की आएगी 30, दूसरे वाले की आएगी 300, तीसरे वाले की आएगी 900। तो जैसे मैं यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो प्रिंट करते ही 30, 300, 900 तीन तरह की वैल्यू आपको दिख रही है। पर यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है। याद करो लूप की डेफिनेशन, रिपीटिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट रिपीटिंग द सेम कोड। हमें कभी भी सेम कोड को रिपीट नहीं करना है ना। ये रिपीटेशन आ रही है, रिडंडेंसी आ रही है। क्या बोलेंगे हम, रिडंडेंसी आ रही है। ये बहुत खराब चीज है, ये बहुत ही खराब कोडर की पहचान है। तो अगर मुझे बार बार सम ही निकालना है, तो क्यों ना इसके लिए एक फंक्शन बना दूं। क्या बना दूं, फंक्शन बना दूं। फंक्शन बना दूंगा तो काम आसान हो जाएगा, बार बार कोड रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे बार बार सम इक्वल्स टू a प्लस बी, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, प्रिंट सम, बार बार ये करना पड़ रहा है। तो ये रिडंडेंसी आ रही है, रिडंडेंट है, ये रिपीटेशन आ रहा है ये। तो एक खराब कोडर की पहचान होती है ये, कि रिडंडेंसी आए। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। और फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होता है डी ई एफ। क्या लिखना होता है, डी ई एफ। फंक्शन की स्टार्टिंग यहां से होती है। डी ई एफ का मतलब होता है डिफाइन। क्या होता है, डिफाइन। फिर मुझे स्पेस देना है और फंक्शन का नाम लिखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके फंक्शन का नाम है या जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, फंक्शन और वेरिएबल दोनों ही आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये मीनिंगफुल नाम होने चाहिए। जैसे जो पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है वो सारे मीनिंगफुल है। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है प्रिंट, तो पता लग रहा है कि प्रिंट करना है। जैसे लिखा है कि रेंज, तो पता लग रहा है कि रेंज निकालनी है। जैसे लिखा है कि लेंथ, तो पता लग रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। जैसे लिखा है टाइप, तो हमें पता लग रहा है कि डेटा का टाइप बताना है, कि वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या बुलियन है या फ्लोटिंग है या नन है। ठीक है, तो ये जो नाम होते हैं वेरिएबल के, फंक्शन के, ये नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। अभी हम क्या कर रहे थे, हम बार बार सम को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम परेशान होकर एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि बार बार हमारे काम आ जाएगा, अलग अलग तरह से हमें सम करके दे देगा। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा डी ई एफ, डिफाइन। फंक्शन की स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद नाम मुझे मीनिंगफुल देना है, तो मैं लिख देता हूँ CALC, मतलब कैलकुलेट।
फिर मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ और मैं लिख देता हूँ सम, कि मुझे सम कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ। तो ये फंक्शन का नाम हो गया कैलकुलेट सम। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए कोमा बी। क्यों लिखा ए कोमा बी? क्योंकि दो वैल्यू हम बार बार ले रहे हैं, ए बी ए बी ए बी, तो उसी के लिए फंक्शन में बना रहा हूं ए कोमा बी। अगर हम तीन वैल्यू लेते तो ए कोमा बी कोमा सी, चार वैल्यू लेते तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इस तरह से हम कर देते। ठीक है, पर फिलहाल हम दो ही वैल्यू ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए कोमा बी। क्लियर? और जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट खत्म होता है, यहाँ पर हमें लगाना है कोलन। क्या लगाना है? कोलन। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे डी ई एफ डिफाइन, फिर फंक्शन का नाम जैसे हमने लिख दिया कैलकुलेट सम, फिर हम कर क्या रहे हैं, ए कोमा बी हमने लिख दिया क्योंकि दो वैल्यू का ही हमें फंक्शन बनाना है, और लास्ट में हमने कोलन लगा दिया। उसके बाद जैसे ही एंटर दबाएंगे, आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा स्पेस हमारे यहाँ पे छूटा है। फिर हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं कि सम पैरेंथेसिस में ए प्लस बी, मैं सीधा लिख देता हूं ए प्लस बी। ठीक है, अब फाइनली मैं चाहता हूं कि मेरा सम प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट सम। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? नीचे आएगा ये प्रिंट सम। तो हमने फंक्शन बना लिया, बहुत इजी फंक्शन है, बहुत ही बेसिक फंक्शन है। मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डीईएफ लिखा जो कि डिफाइन फंक्शन की स्टार्टिंग है। फिर हमने फंक्शन का नाम दिया जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए, तो हमने लिख दिया कैलकुलेट अंडरस्कोर सम। फिर हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया ए कोमा बी, क्योंकि हम दो वैल्यू के लिए, दो डिजिट्स के लिए कर रहे हैं। लास्ट में मैंने कोलन लगा दिया, कोलन दबा के मैंने एंटर दबाया। एंटर दबाते मेरे पास एक अच्छा खासा स्पेस आया, उसमें मैंने लिख दिया सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फाइनली मैंने प्रिंट करा दिया सम को। अब मैंने मेरा फंक्शन तैयार कर लिया है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये फंक्शन किस तरह से काम करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए a इक्वल्स टू मेरे पास है 20, कितना है 20। b इक्वल्स टू इस बार मेरे पास दे रखा है 100, मुझे वैल्यू दे रखी है। अब मुझे बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि सम इक्वल्स टू a प्लस बी, प्रिंट पेरेंथेसिस सम, ये बार बार नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, सीधा जो मैंने फंक्शन बनाया था ना, उस फंक्शन को कॉल करना है कि हेलो फंक्शन भैया जल्दी आ जाओ। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? जो फंक्शन का नाम दिया था वो लिखना है, CALC, देखो लिखा हुआ आ गया। फंक्शन का नाम हमने दिया था कैलकुलेट सम, लिखा हुआ आ गया। अब हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, क्या लगाएंगे? पैरेंथेसिस। और a की जगह हम रख देंगे 20, यहाँ हमने रख दिया 20, और b की जगह हम रख देंगे 100, तो यहाँ कोमा लगा के हमने 100 रख दिया। और जैसे ही हम 100 रखेंगे और जैसे ही हम रन करेंगे, अब सीधा ही आंसर आ जाएगा 120। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने मेरे जो फंक्शन को बनाया था उसको कॉल किया कि फंक्शन भैया आ जाओ। कॉल करने का मतलब उसका नाम टाइप किया, जो भी उसका नाम हमने रखा था, मीनिंगफुल नेम हमने रखा था, शॉर्ट नेम हमने रखा था। जैसे ही नाम टाइप किया, ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दी, और सीधा मैंने रन कर दिया, सीधा मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। और आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे आउटपुट आ गया है 120। तो इस तरह से मैंने कोड रिपीट नहीं किया। अब अगर मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना है, मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है, वापस मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, जितनी वैल्यू लिखनी है, जैसे दो डिजिट्स के हमने बनाए तो दो डिजिट्स के ही लिखने हैं। तो जैसे मान लो मैंने 60 कोमा 6000 लिख दिया और मैंने प्रिंट कराने के लिए बोल दिया, तो जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा ये आ गया 6060। बहुत ईजी है, अब कुछ भी नहीं करना, हमने हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और इसी को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्कुल, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है? इस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और भी फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार तो मुझे कैलकुलेशन करनी थी, मान लीजिए मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए 4 डिजिट का एवरेज निकालना है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है, अगर मुझे 4 डिजिट का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। इसे ही एवरेज कहते हैं। मेरे पास 4 वैल्यू थी, 10 20 30 40। ठीक है, मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो वैल्यू कितनी है? 4, तो डिवाइड किससे कर दूंगा? 4 से। वैल्यू 5 होती तो वैल्यू 5 से डिवाइड कर देता। तो 10 20 30 40, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। इस तरह से एवरेज निकलता है। अब मैं एवरेज के लिए फंक्शन क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? फंक्शन क्रिएट करूंगा। चलिए ठीक है सर, एवरेज के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहला क्या करना है? डी ई एफ लिखना है, डिफाइन। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें फंक्शन का नेम देना है। इस बार हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नेम दे देते हैं कैलकुलेट अंडर
कोर एवरेज दे दिया सर हमने नाम। अब हम लगाएंगे हमारे पैरेंथेसिस, उसके अंदर कितनी वैल्यू का करना है, 4 वैल्यू का करना है, तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक। और लास्ट में लगा देंगे सर कोलन, और कोलन लगाने के बाद हम करेंगे सर, पहले हमें क्या करना है, चारों को जोड़ना है ना, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एवरेज इक्वल टू जो भी ऊपर कैलकुलेट होके सम आया ना, उस सम का डिवाइड बाय 4, ठीक। और फाइनली मैं चाहता हूं कि प्रिंट करके दे दो आप हमारा एवरेज। क्या हमारा फंक्शन क्लियर हुआ? क्या हमारा और मेरा मिक्स हो गया है ना? क्या हमारे द्वारा या मेरे द्वारा बनाया हुआ फंक्शन आपको क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या किया, डीएफ लिखा जो कि जरूरी है, डिफाइन फंक्शन की स्टार्टिंग हो गई। फिर फंक्शन का नेम दे दिया हमने कैलकुलेट एवरेज। फिर हमें 4 के लिए लिखना है तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और फिर कोलन लगा दिया। फिर उसके बाद हमने सम किया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर हमने एवरेज निकाला, सम डिवाइडेड बाय 4, टोटल वैल्यू जो भी आएगी ए बी सी डी को जोड़ने के बाद उसको डिवाइड कर दो 4 से, और फाइनली मुझे प्रिंट वही चाहिए था एवरेज, तो मैंने प्रिंट एवरेज लिख दिया। अब अगर मुझे वैल्यूज दी गई है, जैसे मुझे दिया गया है ए, एक सेकेंड अभी भी ये प्रिंट इसके अंदर ही आ रहा है, अब ठीक है। अगर मुझे दिया गया ए 10 है, अगर मुझे दिया गया बी 20 है, अगर मुझे दिया गया सी 30 है, अगर मुझे दिया गया डी 40 है, इस तरह से मुझे वैल्यू दी गई, ठीक है। और मुझसे पूछा कि एवरेज निकालो। अब मैं एवरेज निकालने नहीं बैठूंगा कि पहले सम करूंगा फिर उसका एवरेज निकालूंगा, नहीं नहीं, मेरे पास फंक्शन तैयार है, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फंक्शन को कॉल करने का मतलब कि फंक्शन का नाम लिख दो, लिखो भैया कैलकुलेट एवरेज। तो जैसे मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा फंक्शन आ जाएगा, फिर लगाओ पैरेंथेसिस, और जैसे पैरेंथेसिस लगाओगे उसके बाद चारों वैल्यू लिख दो। लिखने का मतलब है कि आप 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40, आपने चारों वैल्यू लिख दी ए बी सी डी। जैसे ही आप चारों वैल्यू लिखोगे अब अपने आप ये चारों जुड़ भी जाएगी, डिवाइड बाय 4 भी हो जाएगी। जैसे ही आप रन करोगे आपका आंसर आपके सामने 25 करके देख लो। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100, 100 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आएगा 25। क्लियर? इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज का फंक्शन भी बना सकते हो, बहुत इजी है ना। और भी अभी हम फंक्शन बनाने वाले हैं भाइयों, ठीक है, और भी फंक्शन बनाएंगे। इससे पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, एक टर्म समझ लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, जिसका नाम है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एम आई राइट? यस आई एम। ओके, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है, समझेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है, सबसे पहले ये बात क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मुझे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को ड्रग कैलकुलेट करनी है कि ड्रग का अमाउंट कितना देना है ना। डोज कैलकुलेशन लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे डोज कैलकुलेशन करनी है। बार बार लैपटॉप, ठीक है, अभी डोज कैलकुलेशन करना है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार बॉडी सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लूँ, तो मैंने लिख दिया कि यार चलो BSA, बॉडी सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा यार बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, डोज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, BMI भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स, ये होता ना इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, फ्लुएंसी बेकार हो जाती है बोलने में ना, बॉडी मास इंडेक्स, मैंने सोचा ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, BMI भी। तो जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मैं डोज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हो जाएगा? मेरे को कंफ्यूजन नहीं होने लगेगी? मुझे ऐसा ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम होच पोच नहीं हो जाएगा, एक जगह बहुत सारा एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये जो बड़ा प्रोग्राम है, इस बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करना होगा छोटे छोटे प्रोग्राम में, ठीक है। मान लीजिए मैं एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी है,
तो मैं क्या कर दूंगा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर दूंगा। वो बड़े प्रोग्राम को मैं डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे प्रोग्राम में। जैसे एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें ये सब चीज कैलकुलेट करो, तो मैंने क्या करा, डोज कैलकुलेशन अलग, बीएसए अलग, बीएमआई अलग, ये हो गया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इजी है, सिंपल है, इजी टू मॉडिफाई है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। ठीक है, स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है। अब डोज कैलकुलेशन करना सीखते हैं। क्या करना सीखेंगे? डोज कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उससे पहले ये चार टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या बता दूं क्या वो चार टर्म कौन सी है? हाँ सर बताओ ना, कौन सी चार टर्म क्लियर होनी चाहिए? उसके लिए पहले वाईफाई ऑन कर लूं, मेरा जियो बेचारा कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए, डोज कैलकुलेशन को क्लियर करने से पहले हम वो चार टर्म क्लियर कर लेते हैं जो क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म है डिजायर्ड डोज। नाम से पता लग रहा, डोज प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई फार्मासिस्ट है, उसके पास पेशेंट आया, तो डॉक्टर ने या फिर फार्मासिस्ट ने कितना डोज प्रिस्क्राइब करा, कि मान लीजिए पेशेंट को 500 mg की ज़रूरत है, पेशेंट को 800 mg की ज़रूरत है, तो ये प्रिस्क्राइब किया किसने किया? डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया। किसको प्रिस्क्राइब किया? पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, तो उसे कहते हैं डिजायर्ड डोज। ठीक, पेशेंट को कितना डोज लेना है। नेक्स्ट है अवेलेबल डोज, स्ट्रेंथ ऑफ द अवेलेबल मेडिसिन। मेरे पास कोई मेडिसिन है, अब मुझे देखना है कि इस मेडिसिन में कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब 500 mg की है, 600 mg की है। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ देखना। नेक्स्ट है अवेलेबल क्वांटिटी, क्वांटिटी इन विच द अवेलेबल डोज इज सप्लाइड। कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल डोज को हमें देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिजायर्ड डोज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास पैरासीटामोल है, 5 टेबलेट है मेरे पास, हर टेबलेट 500 mg की है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी में 1000 mg पैरासीटामोल जाए। मैंने आपसे क्या बोला? मेरे पास 5 पैरासीटामोल है, हर पैरासीटामोल 500 mg की है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी में 1000 mg पैरासीटामोल जाए। तो मैं 2 टेबलेट निकालूंगा और खा लूंगा, 500 mg 500 mg हो गया 1000 mg। तो यहाँ पर वही बोला गया है, क्वांटिटी कितनी लेनी है मेडिसिन की, ताकि हमारा डिजायर्ड डोज, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी नहीं, पूरी के साथ तो सब्जी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए डोज कैलकुलेशन करते हैं, और डोज कैलकुलेशन करने के लिए ये चारों टर्म क्लियर होना बेहद जरूरी थे। आ जाते हैं वापस वीएस कोड पे, और चलिए बनाते हैं फंक्शन डोज कैलकुलेशन का। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डी ई एफ लिखना है, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है। हम करना चाहते हैं डोज कैलकुलेशन, तो हमने लिख दिया डोज कैलकुलेशन। हमारे पास वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए कोमा बी कोमा सी, 3 वैल्यू है, और लास्ट में हम लगा देंगे कोलन। क्या लगा देंगे? कोलन। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब भी हम डोज को कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, उस अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपका वो बना देता हूँ फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए डोज को मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका फिक्स फॉर्मूला पता है क्या है? ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी, और जब उसका रिजल्ट आएगा, ए डिवाइड बाय बी का जो रिजल्ट आएगा, उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए डिवाइड बाय बी, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय सी। तो शिफ्ट दबा के 8 दबाओ, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और सी लिख दो। ये है आपके डोज कैलकुलेशन का तरीका। फाइनली हम क्या चाहेंगे, प्रिंट कर दो भैया। क्या प्रिंट कर दो? हमारा डोज प्रिंट कर दो। नीचे लिखता हूं, एक सेकेंड, प्रिंट कर दो हमारा डोज। हम यही चाहेंगे फाइनली कि हमारा डोज प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से आपको अपना फंक्शन बनाना है। फंक्शन बहुत इजी है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो फाइनली हमने लिख दिया ए स्लैश बी मल्टीप्लाई बाय सी। क्लियर? तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ए का मतलब है हमारा डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड डोज। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है हमारा अवेलेबल डोज। ए का मतलब हो गया डिजायर्ड डोज, बी का मतलब हो गया अवेलेबल डोज, और सी का मतलब हो गया अवेलेबल क्वांटिटी।
ठीक, अब यहाँ पर इन तीनों को अपन हैशटैग का यूज़ करके हटा देते हैं। ठीक है, अवेलेबल डोज, डिजायर्ड डोज और अवेलेबल क्वांटिटी। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको एक फंक्शन बनाना है, डी फंक्शन की स्टार्टिंग हो गई, डोज कैलकुलेशन फंक्शन का नाम हो गया, तीन वैल्यू होती है ए बी सी। तीन में से ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है डिजायर्ड डोज। क्या होता है ए का मतलब, डिजायर्ड डोज। बी का मतलब क्या होता है, अवेलेबल डोज। तो ए डिवाइड बाई बी होता है। और फाइनली सी क्या है, अवेलेबल क्वांटिटी। तो लेट सपोज मैं मानता हूं कि मेरे पास एक कैलकुलेशन करनी है जिसमें डिजायर्ड डोज मेरे पास दे रखा है 500। कितना दे रखा है, 500 mg। और मेरे पास अवेलेबल डोज दे रखा है 250, 250। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेशन करनी है जिसमें डिजायर्ड डोज मुझे 500 दे रखा है, अवेलेबल डोज मुझे 250 दे रखा है। ठीक, फिर अवेलेबल क्वांटिटी मुझे दे रखी है, लेट सपोज 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 ml अवेलेबल क्वांटिटी है मेरे पास। अब मुझे निकालना है मेरा रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो जब कभी भी मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये मुझे निकालनी होगी। तो मेरे पास वैल्यू आएगी। अब उन वैल्यू को एज इट इज मुझे पुट करना है। कैसे पुट करूंगा, सबसे पहले फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है मेरा डोज कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ लिखूंगा डोज कैलकुलेशन। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, अब मुझे तीनों वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ए का मतलब होता है डिजायर्ड डोज, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 500। बी का मतलब होता है अवेलेबल डोज, तो मैंने यहाँ पे कोमा करके लिख दिया 250, 250। फिर सी क्या है, सी का मतलब होता है अवेलेबल क्वांटिटी, तो सी है यहाँ पर 5, तो मैंने कोमा करके लिख दिया यहाँ पर 5। और जैसे ही मैं प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अब मुझे अपना आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली 10। कैसे मिला 10, क्योंकि आपको पता है ए 500 है। यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, ए कितना है 500। ठीक, और बी कितना है हमारा 250। तो हमने क्या बोला था, ए डिवाइड बाई बी। तो हमने ए को बी से डिवाइड कर दिया। तो 250 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। 2 आया। उसके बाद हमने बोला मल्टीप्लाई बाय सी। सी कितना है 5। तो जैसे हम मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, तो सी हमारा 5 है, तो 2 × 5 हमारा 10 हो जाएगा। इस तरह से ये 10 आंसर आया। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करना आपको आता है, डीएफ स्टार्टिंग में लिखो, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखो, और पैरेंथेसिस लगा के कितनी वैल्यू है वो लिख दो, और लास्ट में कोलन लगा के एंटर दबा दो, और जो आपको काम करवाना है वो लिख दो। फाइनली जब आपके पास वैल्यू रहेगी तो आप फंक्शन को कॉल कर देना। जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे, वहां पर ABC टाइप कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा आउटपुट में। ये है बहुत ईजी तरीका। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू अवेलेबल क्वांटिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। खत्म। चलिए सर, ठीक है, हमें डोज कैलकुलेशन भी आ गई। सर आप बोल रहे थे ना कि BMI भी कैलकुलेट करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। मुझे पता नहीं क्यों बेसल मेटाबॉलिक रेट याद आती है, BMR। नहीं नहीं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी आप BMI कैलकुलेट करते हो, तो BMI कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है। क्या है, सबसे पहले आपको वेट लेना है केजी में। आपने यहाँ पे वेट लिया, और उस वेट को हमेशा डिवाइड कर देना है हाइट से। और हाइट किस में होनी चाहिए आपकी, हाइट आपकी मीटर में होनी चाहिए। और मीटर में भी कैसे, स्क्वायर में। और स्क्वायर के लिए डबल स्टार लगाते हैं। ये सारी बातें आपको पता है कि स्क्वायर के लिए डबल स्टार लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंगल स्टार, अगर किसी चीज का स्क्वायर करना है तो डबल स्टार। ये सारी बातें आपको पता है, बता रखी मैंने, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ BMI कैलकुलेट करना है, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे। बॉडी वेट लिखना है, डिवाइड करना है हाइट से, हाइट मीटर में होनी चाहिए, और उस हाइट का स्क्वायर कर देना है, बस खत्म। तो इसके लिए अगर मैं फंक्शन क्रिएट करूं, तो मेरे साथ साथ फंक्शन क्रिएट करो भाई। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, DEF लिखोगे, फिर क्या दोगे, स्पेस दोगे। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, BMI कैलकुलेट करनी है। तो हमने नाम लिख दिया BMI_CALC, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया, BMI कैलकुलेटर। फिर हमने वैल्यू दे दी। हमारे पास कितनी वैल्यू है, एक तो बॉडी वेट है और एक हाइट है, तो दो वैल्यू है A, B हमने दे दिया। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, कोलन लगा दिया। कोलन लगा दिया। अब कोलन लगाने के बाद एंटर दबाओगे तो नीचे स्पेस छूटेगा, छूट गया। अब हमें BMI कैलकुलेट करनी है। तो BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट। तो A हो जाएगा बॉडी वेट, और डिवाइडेड बाय हाइट तो स्लेश B, A बाय B।
बॉडी वेट बाय हाइट ए बाय बी, और हाइट जो है स्क्वायर में है, तो शिफ्ट दबा के एक बार 8 दबाओ, मल्टीप्लाई आएगा, एक बार और 8 दबाओ, अब इसका मतलब हो गया बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो हमने लिख दिया ए स्लैश बी मतलब वेट डिवाइडेड बाय हाइट, और हाइट का क्या है, स्क्वायर है, स्टार स्टार 2 कर दिया हमने। और फाइनली हमने क्या लिख दिया कि हमारा प्रिंट करके दे दो भैया आप तो अब BMI। इतना सा करना है, ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास वैल्यू आई कि भैया वेट जो है, वेट वेट जो है 70 kg है। मैंने कहा ठीक है, वेट 70 kg है, आगे बताओ। फिर वैल्यू आई कि हाइट जो है वो है 1.75 मीटर। क्या हमें हाइट मीटर में चाहिए? हाँ जी सर। क्या हमें वेट केजी में चाहिए? हाँ जी सर। क्या दोनों वैल्यू सही है? हाँ जी सर। तो अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन क्या है हमारा? BMI कैलकुलेटर। तो आप यहाँ पे लिख दो BMI और लिखा हुआ आ गया कैलकुलेटर, इस पर क्लिक कर दो और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दो, वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू कितनी है? 70 लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है? कोमा लगा के लिख दिया 1.75। और जैसे ही आप ये लिखोगे, बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा रन करना है, और जैसे रन करोगे वैसे आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले इसको हटाओ। ठीक है, अब जैसे आप रन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। उसको इसलिए हटाया क्योंकि उसको डबल कोट्स में नहीं डाल रखा था, बस समझाने के लिए लिखा। तो आप देख सकते हैं ये आंसर आपके पास आ गया 22.857। ये इस बंदे का BMI है। किस बंदे का? जिस बंदे का बॉडी वेट 70 kg है, जिस बंदे की हाइट 1.75 है, उस बंदे का BMI निकल के आ गया। अब BMI की रेंज दिखा देता हूं कि किस रेंज में BMI अच्छा होता है और किस रेंज में BMI खराब होता है। तो चलिए रेंज दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आपका BMI 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडर वेट है, बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 आ रहा है तो आप नॉर्मल है, हेल्दी रेंज में आते हैं। अगर आपका BMI 25 से 29.9 के बीच में आ रहा है तो आप ओवर वेट है, और मुझे भी लगता है कभी कभी मैं ओवर वेट हो गया हूँ। और अगर आपका BMI 30 से ऊपर आ रहा है तो आप ओबेसिटी के शिकार है, मोटापे के शिकार है। तो आप BMI कैलकुलेट कर लीजिए, आप खुद का भी कर सकते हैं। बॉडी वेट लिखा, डिवाइड बाय हाइट लिखी, हाइट का स्क्वायर किया, आ गया आंसर BMI। ठीक है, तो जो पेशेंट हमारा था उसका कितना आया था, एक बार चेक कर ले क्या? पेशेंट हमारा था, उसका आया था 22.85। 22.85 का मतलब है कि नॉर्मल है वो, इस रेंज में आ रहा है ना, 18 से 24 के बीच में आ रहा है, नॉर्मल है वो। ठीक है, तो हमारा पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल है। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का आपका टॉपिक। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस देखते हैं एक बार हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस में हमने सब कुछ देखा। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, नेस्टेड कंडीशन, लूप में फॉर लूप, वाइल लूप। फिर वाइल लूप में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। फिर डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शन, हमने अभी कॉलिंग करा ना फंक्शन को, और फंक्शन को डिफाइन भी किया अच्छे से, डिफाइनिंग भी समझाया मैंने। फिर पासिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है और रिटर्निंग वैल्यू क्या होती है। रिटर्निंग वैल्यू मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सही है, अच्छा हुआ सही टाइम पे दिख गया मुझे। रिटर्निंग वैल्यू देखो, अभी हमने जो फंक्शन बनाया था उसमें लिखा था DEF, BMI कैलकुलेटर A, B, सब कुछ लिख दिया, प्रिंट लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे स्पेस डाल के हम लिखेंगे रिटर्न। क्या लिखेंगे? रिटर्न। रिटर्न के बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस और अंदर लिख देंगे BMI। जैसे हमने प्रिंट में लिखा ना BMI, वैसे हमें रिटर्न में भी BMI लिखना है। क्यों सर? अभी बताता हूँ। देखो बेटा, हमने क्या बनाया? फंक्शन बनाया, हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब फंक्शन का आंसर जो आएगा, जैसे फंक्शन का आंसर अभी क्या आया? फंक्शन का आंसर अभी हमारा आया 22। यहाँ लिखता हूं मैं नीचे कि फंक्शन का आंसर अभी हमारा आया 22। तो जो भी फंक्शन का आंसर आएगा उसको फंक्शन से बाहर निकालने के लिए, फंक्शन से बाहर निकालने के लिए रिटर्न जरूरी है। क्या जरूरी है? रिटर्न जरूरी है लिखना। तो फंक्शन में जो वैल्यू आती है, हमने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन से बाहर निकालने के लिए रिटर्न जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? ये रिटर्न आप सब जगह लिख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने फंक्शन बनाया ना, जैसे BMI में, डोज कैलकुलेशन में, एवरेज निकालने में, नॉर्मल कैलकुलेशन में, सब में लिख सकते हैं। उसके बाद पासिंग आर्ग्यूमेंट से, पासिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने लिखी है 70 और 1.75 लिखा है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स है। क्या है? आर्ग्यूमेंट्स। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? 70 को भी, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो 70 आपने लिखा है इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट 1,
क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को कॉल करके ए बी की वैल्यू रख दी, तो जो ए बी यहाँ पर है ना फंक्शन को कॉल करने की बात, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट 1, और जो दूसरा बी है हमारे पास दैट इज 1.75, 1.75 इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट 2। क्लियर? इस तरह से आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 होता है, ठीक है। और ये जो ए बी है ना, इस ए और बी को हम कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, पैरामीटर्स। ये जो ए और बी है जो हम फंक्शन में लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम फंक्शन बना रहे हैं और उसमें ए बी लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं और उसमें अगर हम लिख रहे हैं ए बी, तो उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। ऊपर क्या कहेंगे, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। नीचे जब फंक्शन को कॉल करके लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। रिटर्न का क्या काम है वो भी बता दिया, फंक्शन से वैल्यू को बाहर लाने का, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही रह जाएगी वैल्यू। तो क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। फिर हमने देखा मॉड्यूलर प्रोग्राम्स, हमने देखा डोज कैलकुलेशन, बीएमआई कैलकुलेशन, सब कुछ कंप्लीट है आपका, कंप्लीट। यूनिट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट 3 देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, है ना, और मज़ा आ रहा होगा पाइथन सीखने में। और पाइथन को सीखने का एक ही बेसिक रूल है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीखेंगे। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। परफेक्ट बनना है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। और पाइथन के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर जाकर रजिस्टर हो जाइए, वहाँ पर चैट सपोर्ट टीम मिलेगी, उस टीम को आप मैसेज कर दो जो भी आपकी दिक्कत है, टीम आपको रिजोल्यूशन दे देगी। और अगर टीम से रिजोल्यूशन नहीं होता तो सीधा मुझसे कनेक्ट हो जाना टीम के थ्रू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय श्री राम।